Chand Limited was incorporated on 1st January 2020. इनकॉर्पोरेटेड 1 जनवरी 2020 का मतलब है ये इस दिन वजूद में आई, इस दिन स्टार्ट हुई। इसका मतलब है इसके ब्रॉड ऑन नहीं होंगे। अगर आप 2020 के अंदर ही कंपनी स्टार्ट हो रही है तो पिछले साल तो बिजनेस था ही नहीं, तो इसमें ब्रॉड ऑन नहीं होंगे 2020 के। विद अथोराइज्ड शेयर कैपिटल, अथोराइज्ड शेयर कैपिटल की कल हमने डिस्कशन की कि ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। अगर ऐसे कोई आप लोगों को चीज मिल सकती है तो सिर्फ फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर वो कितने इशू करेगा, ये इस 500 मिलियन की अमाउंट और 50 मिलियन वो शेयर इशू करने का प्लान है इन टोटल लाइफ ऑफ द एंटिटी। तो अगर हम इसकी फेस वैल्यू देखें तो कितनी बनती है? डिटेल ऑफ शेयर इशूड आर एज फॉलो। कहता 1 मार्च 2020 को आपने 20 मिलियन शेयर इशू किए 18 रुपए के हिसाब से। इसमें शेयर प्रीमियम 18 है या 8 है? 8 है। शेयर प्रीमियम 8, 10 रुपए फेस वैल्यू और शेयर की वैल्यू टोटल 18 रुपए। 1 अक्टूबर 2020 को आपने 15% बोनस शेयर इशू की एट द मार्केट प्राइस। तब मार्केट प्राइस थी 24 रुपए। याद रखें बोनस शेयर का ताल्लुक फेयर मार्केट प्राइस से बिल्कुल नहीं है, वो चाहे आप जिस पे मर्जी करें, वो तो विदाउट कैश होता है। तो ये सिर्फ आपने इग्नोर करना है। आगे जो लिखा हुआ है द मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बोनस वाज 24 पर शेयर, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये 1 साल आपका पूरा हो गया। यहां पर हम चाहे एक लाइन लगा देते हैं, ये 1 साल की इंफॉर्मेशन उसने दे दी। आगे कहता है 1 सितंबर 21 को 40% राइट शेयर इशू किए एट अ प्रीमियम ऑफ 12.5 पर शेयर। तो प्रीमियम इसमें 2.5 हुआ या पूरा प्रीमियम है? ये पूरा प्रीमियम है। और आपने जो शेयर इशू किया हुआ है ना, वो शेयर इशू किया है 22.5। ये बात समझ लगी? आगे चलते हैं। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द एंटाइटलमेंट डेट वाज 30। ये फेयर मार्केट प्राइस होगी। अच्छा, कल कुछ लोगों ने मुझसे, काफी लोगों ने क्यूरी पूछी कि वो कहता है एक होता है कि जब आपने डिक्लेयर करना होता है, अनाउंस करना होता है, तब फेयर मार्केट प्राइस होती है। एक होता है जब आप उस चीज के हकदार होते हो तब फेयर मार्केट प्राइस होती है। तो आपने कौन सा डेट लेना चाहिए? क्योंकि जिस दिन आप हकदार हो, ये कल भी बात बताई थी कि भाई डिक्लेयर या अनाउंस जब मर्जी करो, लेकिन असल बात तो तब है ना जिस दिन आप लोगों को उसका राइट मिलेगा, उस दिन जो उसकी प्राइस होगी। आप लोगों ने ये टैक्स के अंदर भी एक शेयर बेस्ड पेमेंट टाइप चीज होती है, शेयर ऑप्शन स्कीम, उसके अंदर भी यही होता है कि आपने वो फेयर मार्केट प्राइस लेनी होती है जिस दिन आपको उसका राइट मिलता है कि एक्सेस मिलती है कि आप ऐसा कर सकते हो। ऐसा कोई चैप्टर था एम्प्लॉय शेयर स्कीम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहते हैं आपके पास नेट प्रॉफिट है, उसके बाद रिवर्स सरप्लस है, इंक्रीमेंटल है, फाइनल कैश डिविडेंड है। कैश डिविडेंड है, इसका मतलब है आपके नंबर ऑफ शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद कहता है आफ्टर द प्रिपरेशन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मुझे बताओ 2021 की बात बता रहा है या 2020 की बात बता रहा है? इस कहता है जब 2021 के दिसंबर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना चुके हैं, it was discovered that installation cost 12 million relating to the plant capitalization on 1st August 2020 wrongly expensed out। कहते हैं आपको पता चला कि आपने तो 2020 में एक इंस्टॉलेशन का खर्चा एक्सपेंस में लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका तो 2020 भी गलत है और 2021 भी गलत है। डन, आगे चलते हैं। The plant is subsequently measured cost model and being depreciated 20% per annum। एक तो दोनों सालों के प्रॉफिट गलत है। अब उसने सवाल की रिक्वायरमेंट में क्या पूछा है, कहता है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी तो आप खुद करोगे, हो गया था वो। अब वो कहता है कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। एक चीज का इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिली है कि आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर ना डाइल्यूटेड ईपीएस था ही नहीं।
डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे होता है पहले पता है? जब क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल शेयर होल्डर हो, ऑप्शन तो बॉन्ड, मतलब कोई कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो या ऑप्शन हो, ऐसा वैसा तो जिक्र ही नहीं है, तो इसका मतलब है डाइल्यूटेड ईपीएस तो फाइंड होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस सेम अमाउंट हो। ऐसा नहीं हम कह सकते डाइल्यूटेड है ही नहीं, तो फिर बेसिक और डाइल्यूटेड सेम लाइन आइटम के साथ हम लिख देते हैं, हम लिखेंगे बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इज दिस। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसने कहा है कि आपने शेयर टू बी डिस्क्लोज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। वो डिस्क्लोजर पूछ रहा है क्या? एक्सट्रैक्ट पूछ रहा है। ये लफ्ज डिस्क्लोजर नहीं है, ये लफ्ज प्रेजेंटेशन है बेसिकली। कहते हैं एसओपीएल के अंदर आपका बेसिक और डिल्यूटेड ईपीएस कैसे डिस्क्लोज होगा, कैसे प्रेजेंट होगा, और किस किस साल का? 2021 का और 2020 का। अब एक और इंफॉर्मेशन, सारी ये सारी बातें अगर आपको पता होंगी, पेपर में आप उसको ऐसे ही बताकर आओगे तो पेपर फेल नहीं हो सकता। R1 का पेपर फेल होने का मतलब हमारे लैक ऑफ रिक्वायरमेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना वो आप पूरी फुलफिल नहीं करते। अब आए जरा, अगर उसने हमारा 2020 पूछा, क्या 2020 में आपको एरर का पता था? 2020 में जब आपने बेसिक ईपीएस फाइंड किया होगा उसमें तो आपको एरर का पता ही नहीं था, तो आप लोगों ने 2020 का ईपीएस गलत प्रॉफिट के साथ फाइंड करके देना है। अब हम आ जाएंगे 2021 में। 2021 में हमें एरर का पता चल गया, तो हम जब 2021 का प्रॉफिट फाइंड करेंगे क्या वो भी गलत प्रॉफिट से फाइंड करेंगे? नहीं, वो सही प्रॉफिट लेंगे और उसी साल बैठ के पिछले साल का ईपीएस भी रीस्टेट करेंगे, क्योंकि पिछले साल भी तो गलत था। तो 2021 में अपने आप को भी और पिछले साल को भी ठीक कर देंगे, बट जब 2020 का फाइंड करने लगेंगे प्योर, तब हमने उसको गलत प्रॉफिट के साथ ही लेना है। तब तो किसी को पता ही नहीं था कि गलती हो चुकी है। गलती पता कब चली? दिसंबर 2021 में। अब सबसे पहले तो आप लोग वो वर्किंग करो ना, वो जो गलत सही करते हैं हम, आपको गलती का पता किस दिन चला? (2021) 2020 हम करेंगे एक्सपेंस, लिख दिया ना कैपिटलाइजेशन को, एक्सपेंस अपने रिवर्स करेंगे। एक्सपेंस रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, एक्सपेंस रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो जाएगा, तो 12 से हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो गया। और डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने से क्या मुराद है? क्योंकि एक इंस्टॉलेशन जो कि हमारा एसेट बनना था हमने नहीं लिखा, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी फिर मिसिंग है। 1 अगस्त को गलती की थी, 12 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हमारे पास आ गया दिसंबर 2011, फिर दिसंबर 21 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया? ये जो इसकी बुक वैल्यू होती है ना, ये बेसिकली नेट इफेक्ट होता है, और जो डेप्रिसिएशन होती है ये फॉर द ईयर इफेक्ट होता है। तो हमने डेप्रिसिएशन लेनी है यहां पर 1 और 2.2, ये हमारे पास आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 2. ये है अफेक्ट फॉर द ईयर। अब आप लोग ने प्रॉफिट को ठीक करना जाके, आपके पास प्रॉफिट कितना है? 48 प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो गलत है ये 48 है, और दूसरा आप अपना प्रॉफिट, करेक्टेड प्रॉफिट इधर ही हम सही कर लेते हैं, कितना आ गया? 59 और 60, ये आपके प्रॉफिट ठीक हो गए। पहले जो प्रॉफिट गलत गिवन थे वो 48 और 66 था, अब आपका 59 और 63.8 से प्रॉफिट आपका ठीक हो गया। पहले तो ये काम हो गया।
अब हम जाते हैं अपने बेसिक ईपीएस पे। अगर आपने बनाना है ना स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, तो स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी सिंपल हो जाएगा, इसके अंदर बाकी सारी एज इट इज इंफॉर्मेशन आ जाएगी, प्रॉफिट रीस्टेटेड आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस 2020। पहले हम 2020 का बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस बताते हैं। अर्निंग attributable to ordinary shares divided by weighted average number of ordinary shares। अब अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर 2020 की कितनी अमाउंट आएगी? देखें, सही है 59, गलत है 48। जब 2020 का ईपीएस फाइंड किया होगा तो कौन सी अर्निंग ली होगी हमने? 48, क्योंकि तब तो एरर का पता ही नहीं था। तो जो उसने जो फी फाइंड किया हुआ है 48 डिवाइडेड बाय वर्किंग नंबर, ये कौन सी वर्किंग करते होते हैं? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वर्किंग नंबर 1, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। पिछले साल की अभी हम वर्किंग कर रहे हैं 2020 की। अभी हम वो सारी वर्किंग कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स पे कोई मसला नहीं पड़ता होता। ये है आपके पास दोनों साल के। यहां पर सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट से ये हुई कि 1 जनवरी 2020 का ये 50 मिलियन शेयर्स लोगों ने ले लिए थे। हालांकि ये कौन से थे शेयर? जी ब्रॉड ऑन नहीं था, ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल थे। इसमें तो ब्रॉड ऑन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/1/2020, आपकी तो कंपनी बनी अभी इसी दिन है, तो ब्रॉड ऑन कहां से आ गया 2020 का? अगर ये 2019 में होती तो ही ब्रॉड ऑन आता ना। तो हमारा साल यहां से शुरू हो रहा है। 1 मार्च 2020 से आपने 20 मिलियन शेयर इशू किए 18 रुपए के हिसाब से, और 2020 के अंदर 1 अक्टूबर को 15% बोनस शेयर्स भी हैं। अब और एक इंटरेस्टिंग बात सुने, आपने 1 सितंबर 21 को 40 मिलियन राइट शेयर भी इशू किए। क्या इसकी फ्रैक्शन 2020 में आनी है या नहीं? 2020 में जब हमने एडजस्टमेंट फैक्टर लगाने हैं ना, 2020 में एडजस्टमेंट फैक्टर लगाने होते हैं, क्या अगले साल की फ्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते? नहीं, ये तो आप सोल्यूशन बता रहे हो ना, जो मैंने भी एक बात बताई थी आपको, हमने एक दफा की भी हुई है। हाँ जी, आप सुने, अगर आप लोग ये शेयर इशू करते अगले साल वाले जनवरी या फरवरी में, मतलब अगले साल के एंड के 1-2 महीने के अंदर, रिपोर्ट इशू होने से पहले पहले, तो वो पिछले साल भी फ्रैक्शन आती है। लेकिन अगर उसके बाद कोई फ्रैक्शन आ रही है तो वो इस्तेमाल नहीं करते। ये बात समझ आई? तो ये तो सितंबर में हम राइट शेयर इशू कर रहे हैं, हमारा ईयर एंड दिसंबर है, तो अप्रैल के अंदर या मार्च अप्रैल के अंदर तो रिपोर्ट इशू हो चुकी होगी। तो इसका मतलब है ये वाली फ्रैक्शन हम 2020 पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये असल कॉन्सेप्ट है। अगर वो ये फ्रैक्शन दे देता जनवरी की, फरवरी की, या ईयर एंड जून होता तो जुलाई अगस्त की दे देता, तो फिर हम वो फ्रैक्शन ले लेते। अब आए जरा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 1/120 को हमारे पास कुछ नहीं था। 1/120 को हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे नए शेयर इशू हुए थे 1 मार्च 20 को, कितने मिलियन? 20। और अगले शेयर इशू हो रहे हैं 1 अक्टूबर को, तो कितना टाइम लेंगे? मार्च से लेकर 1 अक्टूबर तक 7 बाय मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन भी है, 15% बोनस है। बोनस की फ्रैक्शन तो आसान है ना, 1.1। हाँ जी, कितनी अमाउंट आ गई? 13.4। उसके बाद 1 मार्च के बाद आ गया 1 अक्टूबर, 15% ले, 20 का 15%, फिर हम इसको ऐड कर देते हैं,
मल्टीप्लाइड बाय 3/12 ईयर एंड तक फ्रैक्शन ऐड हो चुकी है, दोबारा फ्रैक्शन नहीं लेनी। 5.75 कितना आ गया 19.17 डन। आगे बढ़े, चले इसको आगे अगला साल भी कर लेते हैं। मुझे बताएं बोनस इश्यू की फ्रैक्शन, सॉरी राइट इश्यू की फ्रैक्शन, राइट इश्यू फ्रैक्शन। पहले मैंने फार्मूला पूछना है, फेयर मार्केट प्राइस पर शेयर यानी फेयर वैल्यू पर शेयर एक्स कम राइट प्राइस, सॉरी कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ये जो कम राइट प्राइस होती है ये फेयर प्राइस होती है, वो कितनी है 33 डिवाइडेड बाय। अच्छा आप जरा देखें 40% राइट शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 22.5। आप कहेंगे सर वहां तो 12.5 लिखा हुआ, वो प्रीमियम है 10 उसमें ऐड भी करना है, और उसकी फेयर मार्केट प्राइस 33 है। तो किस तरह से थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस फाइंड करते हैं, राइट शेयर मल्टीप्लाइड बाय राइट प्राइस प्लस ऑर्डिनरी शेयर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डिनरी प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 40 प्लस 1.1। अगर इसको ऐसे लिख दो तो ठीक है, अगर आपने इसको 1.1 करना है तो आपके अपने फ्रैक्शन से ये फायदा होता है कि अगर आपकी पॉइंट वाली वैल्यू टर्मिनेट नहीं होनी ना तो फ्रैक्शन लिख दिया था। हाँ जी आ जाए जरा यहां पर फिर वापस चलते हैं कि 121 को बताओ आपके नंबर ऑफ शेयर कितने थे। ये जो लास्ट में आ रहे हैं यही तो नंबर ऑफ शेयर थे आपके, मल्टीप्लाइड बाय राइट शेयर कब इशू किए 1 सितंबर को, कितना टाइम आ गया मल्टीप्लाइड बाय 1.1 16.87। फिर 1 सितंबर 21 को आपने 40% राइट शेयर इशू की, तो 23 का 40% लेंगे कितना मल्टीप्लाइड बाय 10.73 27.6। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर दोनों सालों के आ गए हमारे पास, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर दोनों सालों के आ गए। अब आपके पास बेसिक एंड डिल्यूटेड ईपीएस, पहले तो आप बता दें पीछे 2020 के वेटेड एवरेज कितने थे 19.48 को 19.17 पे डिवाइड कर दें, ये एक आंसर आ गया। ये आ गया 2020 का ईपीएस प्योर, रीस्टेटेड नहीं ओरिजिनल। तब हमने पता भी नहीं था कि एरर हुआ भी है या नहीं। अब आ जाए जरा बेसिक एंड डिल्यूटेड ईपीएस। अर्निंग लेंगे, इसकी अर्निंग गलत लेंगे या सही लेंगे, सही वाली अर्निंग लेंगे, और सही वाली अर्निंग कितनी है 63 पॉइंट डिवाइडेड बाय 27 पॉइंट वर्किंग नंबर 2 पॉइंट डन। अब ये तो था 2021 का, अब 2021 में ही हमने रीस्टेट करना है 2020 में, 2021 में रीस्टेट करना है 2020 को। तो बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस 2020 रीस्टेटेड। अब जरा जब रीस्टेट करेंगे, इसके दो तरीके होते हैं रीस्टेट करने के, मैंने खुद पूछने हैं, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। पिछले साल के ईपीएस को रीस्टेट करने के दो मेथड है। इरशाद
क्या किसको? पिछले साल के बेसिक ईपीएस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ एडजस्टिंग फैक्टर। रेसिप्रोकल ऑफ कौन से एडजस्टिंग फैक्टर लेने? अगले साल करंट ईयर के। कौन से एडजस्टिंग फैक्टर लेते हैं? जो करंट ईयर पे अप्लाई किए, जो भी करंट ईयर के ब्रॉड ऑन पर अप्लाई है ना, वो सारे लेते। एक तरीका पिछले साल के बेसिक ईपीएस को रीस्टेट करते। दूसरा तरीका, या प्रॉफिट वैसे का वैसे ले ले, डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दे। बेसिक ईपीएस को करना है तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, और अगर नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट करना है। अब पिछले साल का आपके पास ईपीएस है 2.5, बट ये तो गलत है। अगर मैंने इसको ही रीस्टेट कर दिया वो तो गलत है, क्योंकि इसके अंदर आपका प्रॉफिट गलत है। तो इसका तरीका ये है कि फिर आप ना पहले प्रॉफिट ठीक करें। प्रॉफिट अब जो कि रीस्टेट कर रहे हो तो सारी गलतियां भी तो ठीक कर दो। आपने नया प्रॉफिट लेना है 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 19 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 1.80। हाँ जी, तो ये आपके पास पिछले साल का रीस्टेटेड ईपीएस हो गया। अब रीस्टेट करने का पता चल गया। दो तरीके हैं। ये एक तरीका भी था, रेड कलर में लिख देता हूं, 59 सही प्रॉफिट करो पहले। ये आपका आ जाता पहले रीस्टेटेड ईपीएस बगैर एडजस्टमेंट फैक्टर के। कितना आंसर आता? 59 मल्टीप्लाइड बाय 3. इसको मल्टीप्लाई कर देते, ये आंसर भी है। या तो पिछले साल के ईपीएस को रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, या प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई कर दो आप। तो ये जो मेथड है ये ओरिजिनल मेथड है। ये वाला मेथड आप तब इस्तेमाल करते हो जब पिछले साल का सिर्फ हमें गिवन ईपीएस हो, नंबर ऑफ शेयर पिछले साल के हुई ना। तो फिर एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक होगी बात? इस सवाल में अभी स्टिल कोई परेशानी आपको आ रही है किसी सवाल को, या कोई पॉइंट देखते वक्त तो पूछ ले। ये आपका टोटल सॉल्यूशन है जी, यहां तक। वर्किंग भी इसी में है, सॉल्यूशन भी इसी में है। कोई बात पूछनी है तो उसमें पूछ ले, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, 2 सालों मैक्सिमम 2। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के एक सवाल है, वो भी देखते हैं। इसके आपके कोई 4-5 पास पेपर भी इसके अंदर कवर हो गया है कंप्रीहेंसिव एग्जांपल के अंदर। बाकी 4-5 और क्वेश्चन है जो पास पेपर में करंटली आए हुए हैं, वो आप वहां पे कवर कर लेंगे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने से फाइनल डिविडेंड, लेकिन ना फाइनल डिविडेंड पहली बात तो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद ही होता है, कभी पहले नहीं हो सकता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने की तो डिसाइड करोगे कितना डिविडेंड देना, इंटरम जब मर्जी। क्वेश्चन नंबर 27 में इशू है ज्यादा या 28 में? ज्यादा 28 में है, तो पहले 28 कर ले। वैसे टाइम तो हमारे पास दोनों सवालों करने का। हाँ, 1 बजे तक खत्म हो जाए। नहीं, आज तो जुमेरात है। क्यों, आपने के बिजनेस में जाना एडवांस में? चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यह सबने है ना, या कोई ऐसा बंदा जो, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूं अगर आपने सवाल किया होता है ना तो मैं फिर अंग्रेजी बार बार नहीं पढ़ता, डायरेक्ट अब करते हैं। तो अगर आपने ना किया हो ना तो फिर मैं अंग्रेजी भी साथ रीड कर दूंगा। कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर टू बी डिस्क्लोज्ड इन पीटीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू बी डिस्क्लोज्ड
हाँ जी, पहले तो ये बताया ये डिस्क्लोजर है या एक्सट्रैक्ट है? ये एक्सट्रैक्ट है। शो कंपैरेटिव फिगर, बेसिक का भी और डिल्यूटेड का भी। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जो कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये पहले हमने नहीं पढ़ा कि डिल्यूटेड ईपीएस को रीस्टेट कैसे करते। क्या नहीं हमने सीखा हुआ इसमें? डिल्यूटेड ईपीएस को रीस्टेट कैसे करते। बेसिक ईपीएस का तो तरीका पढ़ लिया हमने, उसमें भी बस छोटा सा एक मसला है वो हम अभी कर लेते हैं, वो सवाल आपका हो जाएगा। तो यही सवाल है इसके अंदर। चलो ये कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिल जाएगा आपको। सबसे पहले तो उसने डाटा दिया हुआ है पीच ट्री लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2020। ये 28 यही है। नहीं सेम नहीं है, एक में डिस्क्लोजर है, एक में एक्सट्रैक्ट है। कोई नहीं, हो जाता है, हो जाता है। और ये भी एक 15 दिन बाद ना आप देखोगे आपके घर वाले भी कहेंगे आपकी तबीयत ठीक है, कैसी कैसी बातें कर रहे हो। कि जैसे जैसे पेपर सर पे आएंगे ना तो आप ऐसी वैसी बातें हो मुंह से निकल जाती। आपने रात को सोते हुए बोलना इसका डिस्क्लोजर बना दो, इसकी एक्सट्रैक्ट बना दो। घर वाले परेशान हो रहे हो, इसे क्या हो गया, इसको पीर को चेक करवाएं, किसी को किसके ऊपर किसी की जिन जुन का साया हो गया। ये नहीं पता कि FR1 का साया हो गया। वैसे ये पैटर्न आगे आने वाली लाइफ के अंदर अगर ये अडॉप्ट करोगे तो बेस्ट होगा। जैसे ताहा ने अडॉप्ट किया, इसने ना वो लेक्चर सारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, इसने हर चैप्टर के पहले लेक्चर ले लिए यानी पहले ही, उसमें तकरीबन कह लो 10%, 20%, 30% या 50% समझ लग गई। और मुझे लगता है कि 80% तक इसने समझा, प्रॉपर समझा। फिर उसके बाद यहाँ पर जब लेक्चर लिया तो वो सारे प्रॉब्लम साथ साथ क्लियर हो गए जो लेक्चर लेते वक्त आए थे। ये हमें बचपन में बताया था, उस वक्त तो ये यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं होता था, कि अगर आप चाहते हो कि क्लास में आपको बेस्ट समझ लगे तो जो टीचर ने पढ़ाना है वो पहले कम से कम एक दफा रीड करके जाओ। आपको स्कोप का पता चल जाएगा कि आपको क्या बात समझ नहीं आनी वहां जाकर। जब आप कोई पहली दफा लेक्चर लेते हो तो उसमें ये आप चाहते हो, कहते हो, जो बच्चे अच्छे हैं वो कहते हैं उन्हें समझ लग गई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें पूरी समझ लगी हो। कुछ चीजें उन्हें ऐसी समझ लगती है जो कि गलत समझ लगती है और उन्हें लगता है कि ठीक समझ लगी है। उस गलत समझ से सवाल तो हल हो जाता है, किसी जगह वो फंस जाते हैं जब थोड़ा सा लाइन अंग्रेजी की चेंज हो जाती है। तो ये एक लर्निंग प्रोसीजर है, आप जैसे मर्जी सीख ले। मैं हमेशा कहता हूं कि आप ना कम से कम 3 दफा क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया करें। अब कुछ लोग ये बात मान लेते हैं, कुछ लोग जो नहीं मानते आई कैप 3 दफा प्रैक्टिस करवा लेते हैं। वो एक दफा प्रैक्टिस करते हैं वो फेल कर देता है, अगली दफा प्रैक्टिस फिर वो फेल कर देता है, तीसरी दफा प्रैक्टिस पास हो जाता है। तो एक अटेम्प्ट में 3 दफा प्रैक्टिस कर लो या 3 अटेम्प्ट में 3 दफा प्रैक्टिस कर लो। लेकिन जो प्रैक्टिस करनी है ना वो थोड़ी फोकस वाली हो, चीजें आपको पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। इस सवाल में देखिए तो उसने कहा है कि आपका जो बिजनेस है कब इनकॉर्पोरेट हो रहा है जी? 1 जुलाई 2020 को, और आपका ईयर एंड है एक 2021 जून और एक 2000। इसका मतलब ये भी पहला ही साल है पिछले साल का, इसमें भी पिछले साल के ब्रॉड ऑन नहीं होंगे। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात आ गई, उसने आपको नेट प्रॉफिट दे दिया, OCI दे दिया और टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम दे दी। हमारा IAS 33 के अंदर इनके साथ कोई रिलेशन नहीं होता। अब अगला सवाल तैयार हो, आई कैप ने ये सवाल कभी ना कभी देना है कि वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन इतनी एक दे देगा, नेट प्रॉफिट देगा ही नहीं। वो कहेगा ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है, ये टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम है। और हम क्या करेंगे कि इसको कर देंगे इग्नोर और यही नेट प्रॉफिट लेकर आ जाएंगे। फिर आई कैप कहेगा नहीं, एक दफा दोबारा। तो फिर हमने क्या करेंगे, इस इनको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने बैलेंस वैल्यू लेनी होती है SOPL वैल्यू जो कि नेट प्रॉफिट होता है। अगर वो कंप्रीहेंसिव इनकम कह दे तो वो SOCI का टोटल होता है। ठीक होगी बात? यहां पर तो हमने 250 प्रॉफिट लेना है और 2210 प्रॉफिट लेना है। डिटेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड इशूड बाय PTL सिंस इनकॉर्पोरेशन आर एज फॉलो। ये भी वो कह रहा है कि जब से वो इनकॉर्पोरेट हुआ तब से 1 जुलाई 2020 को 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर 10 रुपए वाले
₹14 में इशू कर दिए। उसके बाद 1 जुलाई 2020 को ही 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए। par value of ₹50 issued at ₹64. Each preference shares is convertible to 3 ordinary shares after 5 years. कहता है each preference shares, एक preference share, तो रेशो क्या बन रही है? आगे बढ़ते हैं। कहता है 1 Feb 2021, अभी तक भी 2021 चल रहा है। Further 20 million ordinary shares having par value issued at prevailing market price, full market price पे इशू कर दिए। फिर यहां तक एक साल आपका खत्म। 1 अक्टूबर 2021 40% राइट शेयर इशू। बताओ ये फ्रैक्शन पिछले साल में कवर हो रही है या नहीं? 1 अक्टूबर है, जून में ईयर एंड है, तो अक्टूबर बहुत लेट है। जुलाई होता या अगस्त होता तो काम चल जाता। फिर वो कहता है 1 नवंबर 21 को 3 मिलियन कन्वर्टेबल आपने शेयर इशू किए। 100 मिलियन इज द बॉन्ड कैरिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम और पेएबल, आगे वो फर्दर वो सारी बातें बता रहा है। तो कुछ आपको डाइल्यूटेड ईपीएस की भी इंफॉर्मेशन है और कुछ आपको ऑर्डिनरी शेयर्स की भी इंफॉर्मेशन है। तो उसने कहता है कि बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड करना है किस साल का? 2021 और 22 का विद कंपैरेटिव। 2021 का तो कंपैरेटिव हो नहीं सकता, 2021 का कंपैरेटिव हो नहीं सकता। वजह क्योंकि पिछले साल पिछले साल तो है ही नहीं। तो अब हमने क्या करना है जी? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह करते हैं 2021 फिर 2022। यहां तक आपके पास 2021 की इंफॉर्मेशन है। 1 जुलाई, इसके अंदर क्या कोई एडजस्टमेंट फैक्टर आ रहे हैं? 2020 में कोई एडजस्टमेंट फैक्टर आ रहा है? पहला भी फुल मार्केट प्राइस है, दूसरा वैसे पी शेयर्स हैं और तीसरा वो भी फुल मार्केट प्राइस वाले। ठीक है, तो अगर आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर फाइंड करते हैं वर्किंग नंबर 1, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 1720, कितने शेयर इशू किए जी? 50 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय अगले शेयर का भी इशू किए 1 फेब को। कितना टाइम बनता है? 7 बाय कितनी अमाउंट आ गई? 29.1। फिर नेक्स्ट हो गए 1 फेब 21, कितने? 20 मिलियन। कोई परसेंटेज नहीं बताई, डायरेक्ट 29 सेम फ्रैक्शन सेम। यहां तक कोई परेशानी तो बताएं। सीधा हो गया। नेक्स्ट अगले साल चले जाए यहां से ही। बेसिक पहले हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर फाइंड कर लेते हैं ना दोनों सालों की, क्योंकि उससे तो ईपीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया कोई और तो शेयर हमने ड्यूरिंग द ईयर नहीं आए। 1721 कहां से स्टार्ट करेंगे? 70 मिलियन से। अब अगले साल अगर हम देखें तो हमारे पास एक फ्रैक्शन है राइट शेयर्स की, और उसके बाद ये तो कन्वर्टेबल बॉन्ड है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर। तो आप फ्रैक्शन बताएं जरा। अच्छा, एक बात याद रखनी है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर पोटेंशियल शेयर होल्डर का कोई मसला नहीं होता। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर पोटेंशियल शेयर होल्डर कभी भी अफेक्ट नहीं होते। ये बात आपने याद रखनी है। ये ना हो कि वो कहेगा जी मैंने इतने शेयर कन्वर्ट होने हैं तो मैं कन्वर्टेबल भी इसमें ऐड कर दूंगा। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर पोटेंशियल शेयर होल्डर का कोई ताल्लुक नहीं, वो वही एक ही तरीका है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ जी, रेशियो फाइंड करो जरा। 40% है और राइट प्राइस कितनी है?
वो कहता है कि राइट शेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10, 20 रुपए, और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 40 प्लस, ये तो आपको ना फिंगर टिप्स पे अब आनी चाहिए इसकी। कितना 27.1 डन। और ये चीज तो पोटेंशियल शेयर होल्डर में आती है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो 1 अक्टूबर की डेट है जनाब, तो मल्टीप्लाइड बाय टाइम बताओ पहले, 3/30 ओवर 27.19 फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 21, 40% है तो 70 का 40% ले लें, मल्टीप्लाइड बाय 73.5 84। ये हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर तो आ गया दोनों सालों का प्रॉफिट भी गिवन है हमें, बेसिक ईपीएस तो हमारा आ गया दोनों सालों का। ठीक है, अब इसको हल करने के बाद तरीका देखना है आपने। अभी 2021 में देखते हैं पहले, क्या इसकी वजह से हमारे अर्निंग पे फर्क पड़ेगा या नहीं। आपको पता है बेसिक ईपीएस फाइंड करने के लिए अर्निंग में सिर्फ 2 तरीकों से फर्क पड़ता है, एरर की वजह से या इररिडीमेबल प्रॉफिट। इसमें तो उसने लिख दिया साफ साफ रिडीमेबल है, प्रॉफिट में पहले माइनस हो चुका है। तो हमारे पास बेसिक ईपीएस आ गया, बेसिक ईपीएस यहां पर लिखेंगे 2022 लिख लेते हैं, और यहां पर लिख लेते हैं 2021। बेसिक ईपीएस क्या फार्मूला क्या है हमारे पास, वो 2021 का प्रॉफिट कितना है 210 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 58.34। और 2022 का प्रॉफिट कितना है 250 और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 92.84 2.7 1 है। Dilute EPS. Diluted EPS के लिए पहले तुम तो करते क्या हैं, पोटेंशियल शेयर होल्डर की 3 बातें देखते हैं। पहले जाते हैं 2021 में आपके पास यहां पर इस लाइन के अंदर कितने पोटेंशियल शेयर होल्डर है, एक ये और एक ही है। इसका आप देखेंगे इंक्रीज इन अर्निंग, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स और इंक्रीज इन ईपीएस, और वहां से हमें पता चल जाएगा, ये तो पिछले साल का हमें पता चल जाएगा। फिर इस साल का हम फाइंड करेंगे, उसमें भी देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास चीजें अवेलेबल है। तो सबसे पहले वही जाएं वापस अपनी वर्किंग पे, इंक्रीज इन अर्निंग, तसल्ली से काम करना होता है। बताया जी 12% है, 10 मिलियन नंबर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 12%, कितनी अमाउंट 60। क्या इसके ऊपर टैक्स का इफेक्ट लेंगे या नहीं, ये डिविडेंड है और डिविडेंड के ऊपर टैक्स का इफेक्ट चाहे वो रिडीमेबल हो चाहे वो इररिडीमेबल हो, डिविडेंड के ऊपर टैक्स का इफेक्ट नहीं आता। इंक्रीज इन अर्निंग 60, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर, कहता है 10 मिलियन शेयर हैं और आपने 3/1 से देना है,
10 multiplied by 3 by 1 is equal to 30. इंक्रीज इन अर्निंग ये आ जाएगा 2. अब आपने देखना है 2021 का ईपीएस है 3.6 और उसका इंक्रीमेंटल ईपीएस आ रहा है 2. तो डाइल्यूटेड या एंटी डाइल्यूटेड? क्या इसमें रैंकिंग की जरूरत है? रैंकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही तो थे पोटेंशियल शेयर होल्डर. अगर एक से ज्यादा होते वो. अब डाइल्यूटेड ईपीएस का तरीकाकार क्या होता है जी? नहीं, ये जो डिविडेंड मिलता है ना हमेशा फेस वैल्यू में मिलता है, हमेशा, चाहे ऑर्डिनरी शेयर्स का हो. आप देखो होगा कि जब आपने स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी का डिविडेंड लेते थे वहां पर जाकर, तो शेयर कैपिटल के ऊपर अप्लाई करते थे, शेयर प्रीमियम के डाटा को प्लस करके अप्लाई नहीं करते थे. तो हमेशा डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, वो हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, कभी भी उसकी मार्केट वैल्यू पे नहीं होता. ये हमेशा से ऐसा है, आने वाली जिंदगी में भी ऐसे ही रहेगा. इंटरेस्ट और डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर अप्लाई होता है. हाँ जी, डाइल्यूटेड ईपीएस बल्कि इधर ही लिख लेते हैं. अर्निंग में अर्निंग एड, नंबर ऑफ शेयर्स में नंबर ऑफ. अर्निंग कितनी है? 210 plus 60. नंबर प्लस 60 डिवाइडेड बाय कितना? 58.34 प्लस 3.06. अब हम आ जाते हैं 2022 की डाइल्यूटेड ईपीएस. अभी हम रीस्टेटमेंट में नहीं जा रहे. रीस्टेट कैसे करना है वो अब मैं आपको सिखाऊंगा. हाँ जी, उसके लिए हम क्या करते हैं अब बताएं जी 2022 में क्या चल रहा है. अच्छा, कन्वर्टेबल बॉन्ड तो हैं, क्या वो जो पिछले वाले शेयर्स हैं क्या वो कन्वर्ट हो चुके हैं? वो भी तो कन्वर्टेबल है स्टिल. तो दो हो गए, पिछले का इफेक्ट भी लेना है और इस साल वाला इफेक्ट भी लेना है, क्योंकि वो दोनों अगले साल भी कंटिन्यू चल रहे हैं. तो इसमें कब आ रहे हैं? 1 नवंबर 2021 को. और आपको पता है टाइम फैक्टर भी आएगा, डिविडेंड के ऊपर भी आएगा और नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर भी आएगा. तो आए जरा पहले उसका तो हमने फाइंड किया हुआ है, इंक्रीज इन अर्निंग, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, इंक्रीज इन. इसका भी फाइंड कर लेते हैं. इंक्रीज इन अर्निंग, हाँ जी बताया जरा. कन्वर्टेबल बॉन्ड 1 नवंबर 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड है, 100 रुपए ईच. 3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 8/12. ये है ना. 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड हैविंग पार वैल्यू 100 ईच वर इशूड एट द रेट ऑफ 10%. और टाइम कितना है? 8/. नंबर ऑफ शेयर्स 3 मिलियन कितने में कन्वर्ट होने जा रहा है? कहते हैं इनटू 7 ऑर्डिनरी शेयर्स ईच बॉन्ड. अच्छा, उसने कहा 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया? वेटेड एवरेज करने के लिए जब हम जितने दिनों के डिविडेंड लेने हैं ना, तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स को भी उतने दिनों के लिए वेटेड एवरेज कर देते हैं. कितनी अमाउंट आ गई? 20/40 1.4. उसका कितना था? 2.69. ये भी डाइल्यूटेड है. 1, 2. लेकिन इसकी रैंकिंग करेंगे. किसकी रैंकिंग है? ये रैंकिंग 1 है और इसकी दूसरे के लिए रैंकिंग 2. तो पहले हम इसकी रैंकिंग के हिसाब से फाइंड करेंगे, फिर उधर इसको लेकर जाएंगे कि कौन सी वैल्यू बनती है. पहले रैंकिंग 1 हम लिख लेते हैं, क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन की खूबसूरती पे मसला आ जाएगा. यहां पर आ जाएगा डाइल्यूटेड ईपीएस. पहले कौन सा आया? कन्वर्टेबल बॉन्ड. आफ्टर कन्वर्टेबल क्या करेंगे जी?
अर्निंग में अर्निंग ऐड, डिल्यूटेड ईपीएस, अर्निंग में अर्निंग ऐड। कितनी है अर्निंग आपकी? 250। बेसिक ईपीएस के फार्मूले से उठा लिया, जो बेसिक ईपीएस के फार्मूले में है ना वो एज इट इज 250 प्लस 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर में, नंबर ऑफ शेयर कितने? 92 पॉइंट प्लस 40 2.5 डाइल्यूटेड है या नहीं? इसको कैसे कंपेयर करोगे? बेसिक ईपीएस से। वो पहला रैंक है ना, तो पहला रैंक तो बेसिक ईपीएस से कंपेयर होगा। बेसिक ईपीएस कितना है आपका? 2.69 और ये कितना है? डाइल्यूटेड। फिर रैंक नंबर 2 पकड़े। हाँ जी, अर्निंग में अर्निंग ऐड, कौन सी अर्निंग लेंगे? 250 या 270? ठीक होगी बात। प्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 92 प्लस 14 करें, 136.8 तो इसको तो पहले प्लस करो। 92.84 प्लस 14 106.4 प्लस कितना आ गया? 2. डाइल्यूटेड या एंटी डाइल्यूटेड? तो हमने कौन सा आंसर लिखना है? मोस्ट डाइल्यूटेड। 2.4 और यहां पर वर्किंग का रेफरेंस भी देंगे। ये सिर्फ वर्किंग नहीं लिखनी, वर्किंग का नंबर लिखेंगे 2 या 3 जो भी आपके हिसाब से आ रही। ये तो होगी आपकी बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस। अब हमने करना है 2021 में बैठ के 2020 की बेसिक ईपीएस को भी रीस्टेट करना है और उसके डाइल्यूटेड ईपीएस को भी रीस्टेट करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आ जाए, लिखे जरा बेसिक ईपीएस रीस्टेटेड किस साल का? 2021 का। और डाइल्यूटेड ईपीएस रीस्टेटेड, ठीक होगी बात जी। रीस्टेट करने का क्या तरीका बताया था? या तो पिछले साल के ईपीएस को रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, या नंबर ऑफ शेयर्स को डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर दो। आप सादा सी बात है, बेसिक ईपीएस का पूरा फार्मूला पिक कर ले। ये बेसिक ईपीएस है ना, इसको पकड़े 210 है डिवाइडेड बाय 58 पॉइंट। अब इसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें 2022 की फ्रैक्शन से। कितनी है फ्रैक्शन? 2022 की फ्रैक्शन कहां पर वर्किंग है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग देखें। कौन सी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं? अगले साल की। जिसको रीस्टेट करते हैं ना, उस साल की फ्रैक्शन नहीं लेनी, अगले साल की फ्रैक्शन लेनी है। और अगले साल मतलब ये कि अगले साल की ये जो जितनी भी फ्रैक्शंस आ रही हो, 1 आ रही हो, 2 आ रही हो, 3 आ रही हो, सबको लेना होता है। जो आपने ब्रॉड ऑन पे फ्रैक्शंस लगाई है ना, वो सारी फ्रैक्शंस लेनी है टाइम फैक्टर के अलावा। तो आपका सवाल हो गया, समझो कितना है? डायरेक्टली लिखवा दें 3.2 तो नहीं, फ्रैक्शन बतानी, ये तो फ्रैक्शन बता दो। 30 ओवर ये बाद में कर। ये आपका पिछले साल का रीस्टेट 3.25 या 26। या क्या करते, उसके ईपीएस को 27.14 डिवाइड बाय 30 से मल्टीप्लाई कर देते। वो भी करके देख लो, यही जवाब आएगा। मेन तो मसला यहां पर था जो आपको समझ नहीं लगी पेपर, डाइल्यूटेड ईपीएस। अब यहां से आपने ये वाला फैक्टर पिक करना है। क्या करते हैं? अर्निंग में अर्निंग ऐड और नंबर ऑफ शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड। लेकिन हमने तो इसको रीस्टेट करना है,
तो रीस्टेट करने के लिए आपने सिर्फ नंबर ऑफ शेयर को जब रीस्टेट करते तो सिर्फ इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। वो जो फ्यूचर में जब ऑलरेडी शेयर होल्डर बनेंगे उस तब तक तो ये फ्रैक्शन ऐड हो चुकी होगी। तो फ्यूचर के अंदर जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स है ना उसके ऊपर आपने फ्रैक्शन नहीं लगा देनी। फ्रैक्शन किस पे लगाएंगे? डाइल्यूटेड ईपीएस की जो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स है ना उसके ऊपर फ्रैक्शन नहीं लगनी। इसका लॉजिक है। ये ऑर्डिनरी शेयर्स कब बनेंगे? इन फ्यूचर। तो जब ये ऑर्डिनरी शेयर्स बनेंगे तब तक तो ये फ्रैक्शन ऐड हो चुकी होगी। और आपको पता है जिसमें फ्रैक्शन ऐड हो चुकी हो उसके ऊपर फ्रैक्शन नहीं लगाते होते। जब फ्रैक्शन ऐड हो जाए तो तब वो फ्रैक्शन नहीं लगाते। 58 हैं हमारे पिछले साल के शेयर्स और फ्रैक्शन है अगले साल की। तो क्या इसके ऊपर फ्रैक्शन लग चुकी थी या नहीं? इसमें तो नो शेयर ऐड नहीं हुए ना। तो जब आपने डाइल्यूटेड ईपीएस को रीस्टेट करना है तो ऐसा हम करते हैं ना कि सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो किसको मल्टीप्लाई करना है? इंक्रीमेंटल के अलावा। इंक्रीमेंटल के ओरिजिनल जो ऑर्डिनरी शेयर्स है ना सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे अर्निंग में अर्निंग ऐड कर दो 210 प्लस नंबर ऑफ शेयर में नंबर ऑफ शेयर ऐड करने हैं ना 58.34 प्लस। लेकिन हमने तो इस पर फ्रैक्शन लगानी है। रीस्टेट करने के लिए क्या तरीका होता है? पिछले साल के शेयर्स को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें। तो वो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है 30/27.1। 30 को ऐड करके मल्टीप्लाई नहीं करना। पहले जो आपके नॉर्मल शेयर्स है ना बस उसको मल्टीप्लाई करना है तो आपका डाइल्यूटेड ईपीएस भी रीच वो खौफ खुदा कर 30 फ्यूचर में आना है। वो फ्यूचर्स है। फ्रैक्शन पिछले सालों पर अप्लाई होती है। फ्रैक्शन क्यों ब्रॉड डाउन पे फ्रैक्शन लेते हैं? जब शेयर ऐड हो जाए तब फ्रैक्शन लेते हैं। तो शेयर ऐड हो जाते हैं। तो ये तो उसके भी बाद अभी नंबर ऑफ शेयर होल्डर बनेंगे तो वो फ्रैक्शन ऐड हो चुकी होगी ना जब वो नंबर ऑफ शेयर होल्डर बनेंगे। तो इसलिए उसके ऊपर फ्रैक्शन नहीं लगाते होते क्योंकि वो हमारे कब शेयर होल्डर बनने हैं, अभी शेयर होल्डर है या नहीं। तो ये आपका डाइल्यूटेड ईपीएस रीस्टेट हो गया। कितना? 2.86। दोबारा सुन ले इसके बारे में। यहां से मैं आपको समझाता हूं। सादा हम ये करते होते हैं पहले पिछले ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूं शायद। हाँ आ गया। नजर आ रहा है? चलो एक दफा नोट कर लें। जिसने नोट करना फिर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा समझाता हूं रीस्टेट करने का। मैं बताता हूँ उसमें फर्क क्या आता है। चलो ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इधर देखें, इधर फोकस करें क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं और वहां दो चार नंबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखें ये आपका है पिछले साल का ईपीएस। इसको अगर रीस्टेट करना है तो ये तरीका कार है रीस्टेट करने का एक तरीका। और दूसरा तरीका ये भी बन सकता था कि 3.6 को मल्टीप्लाई कर देते 27.14 डिवाइडेड बाय 30 से। डन। पहले इसको ओके कर। पिछले साल के रीस्टेट करने का क्या तरीका होता है कि आपने 2022 में खड़े होना है, पिछले साल का डाटा लेना है। हम 2022 में हैं, पिछले साल का डाटा लेना है। अगर आपके पास पिछले साल का सिर्फ ईपीएस है तो उसको इस तरीके से रीस्टेट कर दो। अगर आपके पास पूरा डाटा है तो अर्निंग एज इट इज, नंबर ऑफ शेयर्स को और ओरिजिनली नंबर ऑफ शेयर्स को ही रीस्टेट किया जाता है। अब अगर आपने डाइल्यूटेड ईपीएस को करना है रीस्टेट तो एज इट इज पिछले साल का डाटा लेना है और पिछले साल के डाटा के ऊपर हमने फ्रैक्शन लगानी है। तो फ्रैक्शन लगाते वक्त जो इंक्रीमेंटल है ना जितने भी आपके फार्मूले के अंदर, वो इंक्रीमेंटल को आपने उसके ऊपर फ्रैक्शन नहीं लगानी। उसका लॉजिक क्या है? देखिए फ्रैक्शन हम तब लगाते होते हैं जिसके अंदर फ्रैक्शन का फैक्टर ना हो। मतलब जिस दिन आपने वो शेयर इशू किए उससे पहले वाले। तो पोटेंशियल शेयर होल्डर कौन से होते हैं? पहले वाले होते हैं या फ्यूचर वाले होते हैं? तो फ्यूचर वाले हैं तो फ्यूचर वाले पे कैसे फ्रैक्शन लगाए?
बात समझ रहे हो ना? तो फ्यूचर वाले के ऊपर फ्रैक्शन, तो आपके पास जितने भी आपके फार्मूले के अंदर अगर इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो फ्रैक्शन के उसके अलावा लगती है। तो मैंने भी क्या किया कि फ्रैक्शन ये 30 अलग रखे और फ्रैक्शन किस पे लगा दी उससे पहले। जी अगर वो तब तो पोटेंशियल रहेंगे ही नहीं। पोटेंशियल होते ही कौन से हैं? वो फ्यूचर वाले हो। जो इसी साल बन गए वो तो पोटेंशियल रहे ही ना, और ना ही वो डिल्यूटेड ईपीएस बनाएंगे। ठीक होगी बात? चले जी। तरीका तो और भी है, लेकिन मैं कहता हूँ उसमें ना वो तरीका फिर फेल हो जाता है। इसलिए जब एरर आ जाए तो एरर जब ठीक किया जाता है ना, जैसे पिछले सवाल के अंदर हमने बेसिक ईपीएस को रीस्टेट नहीं कर सकते थे ईपीएस लेके, क्योंकि वो तो ईपीएस ही गलत था। आपने प्रॉफिट 59 लिया था, जब ईपीएस फाइंड किया तो 48 लिया था क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर। तो अगर आप ईपीएस को रीस्टेट करते ना ईपीएस वाले मेथड से तो आपका सवाल ही गलत हो जाता, क्योंकि वो तो ईपीएस ही गलत था। तो इसलिए हमने नंबर ऑफ शेयर्स वाला ज्यादा वैलिड तरीका है, और जो ईपीएस वाला तरीका होता है ना वो वैलिड तो है, लेकिन अगर एरर वगैरह आ जाना तो फिर मसला खराब हो जाए। वो एक ही सूरत में वैलिड है कि अगर आपको पिछले साल की ईपीएस गिवन है ना, बस नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, तो वो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर। हाँ नहीं वो आपने पहले उसको ओरिजिनल को करके इंक्रीमेंटल इफेक्ट अलग ही लेना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 में सिर्फ जो जो आपके मसाइल हैं वो बता दो। ये एसओपीएल ही हमने बनाया है, बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल लिखना है। ये हमने एसओपीएल ही बनाया है, इसकी ये प्रेजेंटेशन ही यही है। पहले आपने ये ऊपर लिख लें एक्सट्रैक्ट ऑफ एसओपीएल यहाँ पे, ठीक है। ये पहले आपने 2021 और 2022 की बनाए, और फिर ये रीस्टेटेड अलग से बताना है, और ये 2022 के कॉलम के नीचे आता है। ये तो वो जगह कम थी तो इसलिए आगे चला गया। ये 2022 के कॉलम में आना रीस्टेटेड के नाम से। ये कंपैरेटिव हो गया, और फिर रीस्टेटेड भी लिखना होता है अलग से कर। हाँ जी 27 में मैं देख लेता हूँ अगर मुझे कोई पॉइंट मिलता है, या अगर आपको क्वेश्चन करते वक्त कोई परेशानी आई है। इसमें तो उसने कहा था कंपैरेटिव भी नहीं है, ये तो बहुत आसान सा सवाल था। हाँ जी इसमें तो नंबर ऑफ शेयर्स भी उसने खुद ही बता दिए थे, अर्निंग वगैरह भी खुद ही बता दी थी, और ये जो प्रेफरेंस शेयर थे ये कुछ नहीं बताया था। तो ये क्या थे फिर? चलिए जी जनाब, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट। अब आप यहाँ से मैंने कोई सवाल नहीं करवाना, आपने खुद इसको पढ़ना है, इसके एमसीक्यूज भी खुद करने हैं। मैंने अब इसके पास पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपके पास पेपर में ना रेशियो एनालिसिस तो शामिल नहीं है, तो कल से ही हम पास पेपर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके